नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। ओडिशा के कटक शहर में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। यहां पर दो गुटों के बीच में झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बिगड़ता चला गया कि उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर हमला बोल दिया। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने यहां पर 24 घंटे के लिए मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाएं तक बंद कर दी और उसके साथ ही गुटिये संघर्ष के बाद हुई नई हिंसा को देखते हुए 13 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस की कड़ी निगरानी जारी है ताकि हालात काबू में रहें। ये पूरा मामला जरा समझिए। दरअसल ये पूरा मामला है 4 अक्टूबर की रात का, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। तभी अचानक से दो समुदायों के बीच में किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और बहस देखते ही देखते बढ़ती चली गई विवाद के रूप में और विवाद ने ले लिया हिंसा का रूप और ऐसी स्थिति बन गई कि पत्थर और बोतलें तक चलने लग गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव की कोशिश जरूर की, लेकिन उपद्रवियों ने यहां पर पुलिस को भी नहीं छोड़ा। पुलिस पर भी जमकर हमला बोला, जिसमें पुलिस उपायुक्त समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। कटक के दरगाह बाजार इलाके से विसर्जन शोभा यात्रा देवीगारा में नदी के तट तक जा रही थी और इसी बीच रात का वक्त था, करीब 1:30 से 2 बजे का, और यहां पर हाथी पोखरी इलाके में हिंसा भड़क उठी। पुलिस के अनुसार झगड़ा तब शुरू हुआ जब कुछ लोग स्थानीय लोगों ने जुलूस में बज रहे तेज आवाज वाले संगीत का विरोध किया। कुछ ही देर में विवाद बढ़ा, छतों से पत्थर और बोतलें फेंकी जाने लगी, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों में डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव भी शामिल हैं। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हिंसा में अभी भी कई लोग हैं जिनकी पहचान की जा रही है, जिन्होंने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उकसाया। इस पूरे हिंसा में अभी तक 25 लोगों के घायल होने की खबर है। यहाँ पर हालात ऐसे हुए कि पुलिस को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर लोगों को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। कई गाड़ियां, कई दुकानों को यहाँ पर नुकसान उपद्रवियों ने पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से लगभग 3 घंटे तक विसर्जन प्रभावित रहा, विसर्जन रोका गया और उसके बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच में विसर्जन दोबारा से शुरू हुआ और सुबह लगभग 9:30 बजे तक सभी मूर्तियों का विसर्जन पूरा कर लिया गया। ये जो पूरी हिंसा हुई, इस पूरी हिंसा के बाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे चाहे बात व्हाट्सएप की हो, फेसबुक की, एक्स की या फिर दूसरी इंटरनेट सेवाओं की, उनके इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी। इस पूरे मामले में राज्य सरकार का ये कहना है कि गलत सूचना, अफवाह, भड़काऊ सामग्री, उसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए यह कदम बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन ने लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कट्टरता और झगड़े की घटना पर गहरा दुख जताया और सभी से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। और वो लगातार ये कह रहे हैं कि कटक शहर हजारों साल पुराना है, यहाँ की परंपरा हजारों साल पुरानी है, यहाँ की परंपरा भाईचारे का एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्व, कुछ उपद्रवियों की वजह से पूरे शहर में शांति भंग हुई है और आम जनता का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, यहाँ के जो सीएम हैं वो भी लगातार इस उपद्रवियों पर नजर बनाए हुए हैं और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने की भी बात लगातार उनकी तरफ से कही जा रही है। अब समझिए, इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद की भी एंट्री हुई। उन्होंने आज सुबह से शाम तक लगातार करीब 12 घंटे का बंद यहां पर बुलाया। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता का कहना है कि प्रशासन बार बार अनुरोध के बावजूद शांतिपूर्ण विसर्जन सुनिश्चित नहीं कर पाया और जुलूस पर पथराव हुआ। इस दौरान जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो भी जरा सुनिए। कटक में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की रिपोर्ट यहाँ हमारे पास आई थी। इसमें बेसिकली कोई कम्युनल इशू नहीं हुआ है, ये ग्रुप क्लैश टाइप का हुआ था
और जिसमें हमारे पुलिस के भी कई सारे ऑफिसर्स जो हैं इंजर्ड हो गए थे। ये 6 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट केस में, और उसके अलावा और भी अरेस्ट अभी किए जाएंगे। उनकी पहचान कर ली गई है सीसीटीवी के द्वारा, और कई सारे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके द्वारा उनकी पहचान हो गई है। जो लोग कल्प्रिट्स हैं उनको बहुत जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। हमने पूरी तैयारी की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई वायलेंस एस्केलेट नहीं करे, और लगभग 50 प्लाटून फोर्स को लगा दिया गया है, 10 प्लाटून फोर्स रेडी पोजीशन में रखा गया है। इसके अलावा हमारे पास सीएपीएफ की कंपनियां थीं जिसको भी हमने यहाँ मोबिलाइज कर दिया है। परिस्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और ये शांतिपूर्ण रहेगी, हम ये इंश्योर करेंगे। तो आपने सुना, यहाँ पर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अब स्थिति शांतिपूर्ण है। लगातार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से यहाँ पर व्यवस्थित रहे, और ये स्पष्ट कहा गया है कि जो भी यहाँ पर शांति भंग करने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन इस बीच तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव करने वाले कौन थे, किसने किया पथराव। सवाल ये भी कि आखिर कौन फैला रहा है इलाके में झूठ और अफवाह। सवाल ये भी है कि सनातनी जुलूस पर आखिर ये पथराव क्यों नहीं रुकते। ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, जो लगातार लोगों के जहन में हैं। करेंगे इसी विषय पर चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में हैं। आचार्य अरुण कृष्ण जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में हैं। हमारे साथ राशिद शरीफ जी हैं जो कि SIMPLB के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मैं इस पूरी सिचुएशन में हिंदू मुस्लिम से परे होकर राहुल लाल जी आपसे इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। इस पूरी हिंसा को लेकर कई बड़ी बातें सामने आई। ये कहा गया कि बाकायदा प्रशासन ने कहा कि स्थिति को कंट्रोल में रखना है। अचानक से कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप ये जो म्यूजिक है बहुत लाउड है, और देखते ही देखते यहाँ पर पथराव शुरू हो जाता है, हिंसा भड़क जाती है, लोगों पर पत्थरबाजी तो होती है, गाड़ियों में आगजनी तक कर दी जाती है। मुख्य वजह क्या नजर आती है? क्या ये सुनियोजित था? देखिए, अगर ये सुनियोजित था तब तो फिर पुलिस तंत्र और पुलिस व्यवस्था प्रशासन पर एक गंभीर सवाल उठता है। कटक, चूंकि बिल्कुल सही आपने भूमिका में बताया कि बड़ा ही प्राचीन शहर है वो उड़ीसा का, और वहां पे इस प्रकार से भाईचारे की बड़ी गंभीर ऐसी स्थितियां नहीं आई थी कि एक टकराहट की स्थिति आ जाए, तनाव की स्थिति आ जाए। तो वहां पे ऐसी स्थिति क्यों आई? पहले वहां पे दुर्गा पूजा बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से मन जाता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि देखिए, डबल इंजन सरकारें जो है, लोगों की जो मुख्य मूलभूत विशेषता जो होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, वो अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए एक समूह विशेष की तरफ इशारा कर दे रहे हैं। मैं अभी भी डंके के चोट पे कह रहा हूं कि अगर पुलिस तंत्र अपना सही ढंग से काम कर रहा होता, राज्य सरकार सही ढंग से काम कर रही होती, तो ये स्थितियां नहीं आती। ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है ये। आप सोच के देखिए, चलिए अगर चंद पत्थर दिखाई दे रहे हैं वहां पे, या कुछ और चीजें दिख भी रही है, कहां से पत्थर जमा हो गए? अगर ये सुनियोजित हिंसा से सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करने का उनको मौका कैसे मिल गया? उनकी लोकल खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? ऐसे स्थिति में मैं तो मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि क्या वो इस मामले में जिम्मेदार लोगों के ऊपर कुछ कठोर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। आखिर जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, राज्य सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? मुख्यमंत्री अब नजर बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा सरकार से निवेदन है कि भाई आप जगह में रहिए, आप मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े से प्रदेश के। इसके पहले पटनायक जी होते थे, उनके पीरियड में हम लोगों ने इस प्रकार की घटनाएं नहीं देखी। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से उड़ीसा सरकार चला करती थी। तो आपको उसी नक्शे कदम पे जो है कि राज्य सरकार को आगे ले जाना पड़ेगा। ये राज्य सरकार की सीधे सीधे एक विफलता की स्थिति में मानता हूं। इसमें हर कमी अब इनको ये लगता है कि केंद्र में भी बीजेपी सरकार में है, राज्य में भी बीजेपी सरकार में है, तो दोषी किस? अगर वहां पर उसके बावजूद भी घटना घट जाए तो दोषारोपण किसको किया जाए? तो एक नया सा शब्द ढूंढ लेते हैं, जिहादी शब्द। बिल्कुल ही दुखद शब्द है ये नैना जी। और मैं अभी भी मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप इस पूरे घटनाक्रम को अपने संज्ञान में लें और कठोरतम कार्रवाई करें अपने प्रशासनिक पुलिस अफसरों के ऊपर भी। ठीक है, ठीक है। अब यही सवाल एच.एस. रावत जी आपकी तरफ लेकर जाते हुए, क्या इस पूरी घटना को सांप्रदायिक तनाव वाली घटना का अंजाम देना सही है, या फिर जैसे राहुल लाल जी कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच तो है, और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी एक तरह से राहुल लाल जी कह रहे हैं।
कि अगर ये सुनियोजित है तो ये प्रशासन की लापरवाही। वेल, आप इसे सुनियोजित मानते हैं या फिर ये एक अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट होने के बाद में पूरे एक्शन की स्थिति नजर आई? हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, बीजेपी के खिलाफ बोलना, जिहादी के पक्ष में अपनी बात रखना, ये तो इनका एक नैतिक कर्तव्य है। अभी इन्होंने कहा सिक्योरिटी जो है फेल हो गई कहीं ना कहीं। सिक्योरिटी भाई देश के अंदर कोई भी संस्था है वो सिस्टमेटिकली काम करती है। आपने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका की सिक्योरिटी फेल हो गई 9/11 के अंदर। आपने कभी ये नहीं कहा कि 1200 आदमी इजराइल के मारे गए, निर्दोष आदमी। उस समय जो मौसाद थी वो कैसे फेल हो गई, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिक्योरिटियां थी, उन पे तो आपने कभी उंगली नहीं उठाई। आपको तो सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना होता है, क्योंकि हिंदू मरेगा तो आप बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और फिर वाह करते हैं कि आप उन जिहादियों की एक बार भी नहीं बोलते कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ, किस प्रकार से वहां पर जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ। एक बार भी नहीं बोलोगे, आपको मुंह में दही जम जाएगी। जरा सी बात हो जाए मुसलमानों के लिए तो आप रोना चीना, वो जो रुदालियां होती है ना, जो पेमेंट लेकर के रोना शुरू कर देती हैं। आपका तो वही कर्तव्य है। एक बार ये नहीं बोलोगे दुर्गा पूजा हो रही है कि इन जिहादियों को पत्थर कहां से आ गए, क्यों पत्थर लेकर के बैठते हो? रामनवमी की यात्रा निकलती है, कहां से पत्थर आ जाते हैं? मस्जिदों में पत्थरों का क्या काम है? मदरसे में पत्थरों का क्या काम है? एक बार भी नहीं बोलोगे। मदरसों में AK-47 मिलती है, बम बनाने का सामान मिलता है। क्या ये धार्मिक स्थलों पर वहां पर इन सब चीजों की जरूरत क्या है? नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाएगा। फिर राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे तो बैठोगे नहीं, क्योंकि जब सर तन ही नहीं होगा, सर नहीं होगा, तो फिर कैसे काम करेगा? नहीं, लेकिन रावत जी हिम्मत नहीं है इन शब्दों को बोलने की, क्यों पता है आप काट दिए जाओगे। रावत जी, सबकी अपनी निजी प्रतिक्रियाएं। देखिए, पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, जरूरी नहीं है ना कि सभी के विचार भी बराबर हो। और अगर कोई सत्ता के विरुद्ध बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता ना कि वो हमेशा दोषी हो। सत्ता के विरुद्ध नहीं, ये उन भक्तों के विरुद्ध भी बोल रहे हैं कि जो या फिर सत्ता पर सवाल उठाना या फिर किसी सिस्टम पर सवाल उठाना। उनके पृथ्वी तो इनका दायित्व बनता है कि भाई गलत हुआ, इनके मुंह में दही जमी पड़ी है, वो नहीं बोल सकते कि वो उनके विचारों के साथ पथराव क्यों किया गया। वो पूजा कर रहे थे, भक्ति थी, वहां नहीं बोल पा रहे। जो पत्थर फेंक रहे हैं उनके फेवर में बात कर रहे हैं। ये तो बोलने का फर्ज है। निजी क्या है, ये तो बैठे हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राहुल लाल जी का रिएक्शन वो देखिए, अगर मैं इस पर जवाब उनको बोलने का मौका नहीं दूं तो बहुत बेईमानी हो जाएगी। फिर मैं आचार्य अरुण कृष्ण जी और राशिद जी का रुख करती हूँ। जी राहुल लाल जी, आखिर पत्थर चल कैसे गया? कैसे हिंदू भक्त जो मां दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर पत्थर चल गए? यही सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं। और यह सवाल जब खड़ा कर रहा हूं, सवाल किससे पूछा जाएगा? मैं जाकर सवाल ट्रंप से तो पूछूंगा नहीं। मैं सवाल किससे पूछूंगा भाई? मैं सवाल तो उड़ीसा सरकार से पूछूंगा, उड़ीसा के पुलिस तंत्र के लोगों से पूछूंगा, प्रशासनिक तंत्र के लोगों से पूछूंगा। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार लोगों ने आपने हिंदू और डबल सरकार में हिंदू क्यों सरकार के बने हुए? अगर सरकार नहीं चला सकते आपके अंतर्गत, आप इस प्रकार के परंपराओं को, जो धार्मिक जो प्रक्रियाएं चलती हैं, उसको भी आप सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य की स्थिति। और नैना जी, मुझे बहुत दुख है इस चीज का कि अगर यहाँ पे पुलिस पे कमी होती है और पुलिस के कमी को अगर मैं उठाऊं और कहा जाए कि भाई मैं धर्म विशेष का समर्थन कर रहा हूं, मेरे पहले स्टेटमेंट पर, अभी के स्टेटमेंट में मैंने किसका समर्थन किया है? क्या पुलिस और खामी करे राज्य सरकार से अगर गड़बड़ी हो जाए तो उस गड़बड़ियों को ऊपर चुप्पी मार के बैठ जाना चाहिए? क्या हम वैसे लोकतंत्र में हम लोगों को जीना चाहिए? ये बड़े सवाल रावत जी से हैं हमारे। ठीक है, कोई नहीं। मैं अब जल्दी से एक बार राशिद जी देखिए, जब भी फेस्टिवल का वक्त होता है कहा जाता है, और बार बार हमने कहा कि कटक की जो सभ्यता है उड़ीसा की, वो बहुत प्राचीन है और हम सभी जानते हैं यहाँ से दशकों पुराना इसका इतिहास, जो हिंदू मुस्लिम तहजीब की एक तरह से इसकी पैरवी करता है और वही भाईचारे की तस्वीर पेश करता है। फिर अचानक से इस तरह से माहौल बिगाड़ने वाले लोग कौन आ गए? अचानक से उनको मूर्ति विसर्जन में दिक्कत कैसे होने लगी? क्योंकि मूर्ति विसर्जन पहली बार नहीं हो रहा, हर बार इसी राह से ही, इसी मार्ग से ही मूर्ति विसर्जन के लिए लेकर जाया जाता है। फिर अचानक इस बार ये इतना बवाल करने वाले कौन हैं? बिल्कुल नैना जी, ये बवाल जो करने वाले हैं ये बीजेपी के लोग, ये आरएसएस के लोग। आज से नहीं, ये तो वो दुर्गा पूजा जमाने से होती। आज तक ये 10 साल से जो तमाशे लोग के जो चल रहे ना,
पत्थरबाज मदरसे में ये मिल गया, मदरसे में फलाना मिल गया, ये सब जो टीवी पे बैठ के जो बकवास करते ना सर, ये बिल्कुल गलत। बदनाम करने की मुसलमानों को एक साजिश है ये। और आपकी कोई दुर्गा पूजा हो या रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, सबकी हम इज्जत करते हैं। अगर एक बड़ा जुलूस जा रहा है, कौन पागल है मैडम जो पत्थर मारेगा? कौन पागल है कि इतने रश में, इतने लोगों में एक बड़ी मुश्किल से 2-4 आदमी अगर पत्थरबाज अगर भी होते हैं तो क्या उनको जान का खतरा नहीं है? उनको मालूम नहीं कि इतने लोग हैं, उनके सामने हम पत्थर मारेंगे? क्या लाखों लोग जमा होके पत्थर मार रहे? तो फिर अचानक क्या हो गया यहाँ पे? अचानक क्या हो गया? अचानक ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, पूरे देश को परेशान करी हुई है। ये डबल इंजन की सरकार जो है ना, हिंदू भी रो रहा, मुसलमान भी रो रहा। सिर्फ नहीं रो रहे तो ये आरएसएस के, बीजेपी के तमाशा बना के देख रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। दूसरा मतलब इसमें राशिद जी, मतलब इसमें जिन्होंने यहाँ पर हिंसा भड़काई, जिन्होंने पुलिस को टारगेट किया, जिन्होंने मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल किया, उनकी गलती नहीं है? यहाँ पर गलती आप बता रहे हैं डबल इंजन की सरकार की। डबल इंजन की सरकार। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको मालूम है पुलिस है, मालूम है बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये क्या हमको ये नहीं मालूम है? ये हमको नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट किसकी है, हमको नहीं मालूम है कि पुलिस किसकी है। और इसमें कोई नादानी कर सकता? कोई नादान नहीं होता, कोई नादानी कर नहीं सकता। ये सब ये लोगों की मिली भगत है। ये लोगों को सिर्फ उड़ीसा में नहीं, यूपी, बिहार, हर जगह फसाद मचाना है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर हुकूमत सही नहीं हुई, अगर आज पुलिस सही नहीं हुई, तो ये आगे बहुत मसले बढ़ने वाले हैं। यहां तक के फसादात हिंदू मुसलमान का ये लोग देखना चाह रहे। मगर मैं विनती करूंगा हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, इनके बहकावे में मत आइए। पत्थर कैसा जमा होता? पत्थर मेरे को बताइए आप, कैसा जमा होता? पुलिस क्या कर रही? पुलिस क्या करी? हुकूमत क्या कर रही? अगर आप पत्थर जमा करने दे रहे तो मतलब आपकी नाकामी। पुलिस अगर इस तरीके की कोई हरकत रोक नहीं सकती, पुलिस की नाकामी, तो आप पब्लिक पे कैसा हो नहीं बता सकते आप पब्लिक को कि भाई आपकी गलती है। ये गलती सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की। आचार्य अरुण कृष्ण जी, ये बड़ी नाकामी बता रखे हैं राशिद जी भी कि बड़ी नाकामी है यहाँ के प्रशासन की, कि अगर यहाँ पर लोगों के पास में पत्थर इकट्ठे हो गए। देखिए सवाल तो वाजिब सा है, मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक अगर इस तरह से हिंसा भड़की है तो कहां से इन्हें शह मिली? कौन है ये लोग? राशिद जी कह रहे थे कि हम तो सभी त्योहारों का सम्मान करते हैं। राशिद जी अपने कुरान पढ़ के आइए, तब ये स्टेटमेंट दीजिए। आपकी कुरान, आपका इस्लाम कहता है किसी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे धर्म का सम्मान छोड़ो, उसके अस्तित्व को भी नकारना है, उनको मारना भी है। दूसरी बात ये जो बैठे हैं कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, इन्होंने ये बात सही कही है कि पूरी तरह से सरकार के फेलियर है प्रशासन का। जैसे 2008 में 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते खुले में मुंबई के अंदर आए और 2 से निर्दोषों की हत्या कर दी, और कांग्रेस उसका बदला लेने के बजाय हम आलोचना करते का गाना गा के चुप हो गए कायर। जैसे 17,000 सिखों को उनके गले पे टायर डाल के जलाया गया। सिख बहन, हमारी सिख माँ बहनों को खुलेआम उनका बलात्कार किया गया। ये सच बात है कि प्रशासन की फेलियर है। ये सच बात है कि पूरे भारत में हर बस में, हर गाड़ी में, हर बाजार में, हर सिनेमा में लिखा जाता था कि अपनी सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती है। और पूरे भारत में बम फूटना और आतंकवादी घटनाएं होना ऐसा था जैसे रोज के काम है। आज होगा, कल लोग भूल जाते थे, कल एक नया आतंकवादी घटना हमारे देश में होती थी। सच बात है कि पूरी तरह से ये सरकार की फेलियर है। ठीक है, बात आते हैं अब इन पत्थरबाजों पे। ये शक्ति प्रदर्शन है, इसको कहते हैं शुद्ध शक्ति प्रदर्शन। अच्छा। जैसे जैसे आतताइयों की, आतंकवादियों की संख्या बढ़ेगी, ये अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और इनके शक्ति प्रदर्शन का मुख्य कारण बताता हूं। इनके शक्ति प्रदर्शन का मुख्य कारण है गद्दार हिंदू। हिंदुओं में यदि गद्दार ना होते, आतंकवादी सर पे यूं सवार ना होते। तो वो जानते हैं कि ये जो हिंदू हैं, ये कांग्रेस के हिंदू राम मंदिर का विरोध करेंगे, भाजपा के हिंदू राम मंदिर का समर्थन करेंगे। तो वो ये जानते हैं कि हिंदुओं में एक बड़ी संख्या ऐसे गद्दारों की है, ऐसे दोगलों की है, जिनका कार्य केवल और केवल अपनी राजनीतिक सत्ता लोलुपता के लिए वो अपने धर्म, अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी, सबसे गद्दारी कर सकते हैं। लेकिन उनकी पार्टी का जो पापा है, उनका पापा बस सुरक्षित रहना चाहिए। इनके पापा को सीट मिल जानी, सत्ता मिल जानी चाहिए। और एक बात और भी बोली, लेकिन क्या आचार्य अरुण कृष्ण जी, तो क्या इस हिंसा को आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड बता रखे हैं? क्या राजनीतिक रूप से प्रभावित और इस रूप में इसको अंजाम दी गई, आप इस घटना को बता रहे हैं क्या? ये
ये संघर्ष है, गजवाए हिंद का संघर्ष। जैसे जैसे इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी, ये संघर्ष आपको हर छोटी बड़ी जगह, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में साइज ऑफ द एनिमीज पावर। एनिमी की ताकत को, एनिमी कौन है? हर काफिर एनिमी है। ये जो रामलाल, ये जो श्यामलाल, जो भी नाम है इनका नाम, राहुल लाल जो बैठे हैं, ये कितनी भी चाटुकारिता कर रहे, राशिद के अनुसार ये जाएंगे जहन्नुम में ही। ये कितनी भी चाटुकारिता कर लें, ये जाएंगे जहन्नुम में ही इस्लाम के अनुसार। तो कहना ये कि ये केवल, इसको शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। आप चेक करते रहो एनिमी को, प्रशासन को चेक करते रहो, योगी जी को भी चेक करके देखो कि अगर वहां पत्थर मारेंगे तो योगी जी कितना एक्शन लेंगे, उड़ीसा में पत्थर मारेंगे तो ये केवल राजनीतिक सत्ता का समर्थन है। और वो जानते हैं कि जो गुलाम गद्दार हिंदुत्व के खिलाफ खड़े होके केवल अपनी सत्ता की लोलुपता के लिए अपनी मातृभूमि से गद्दारी कर रहे हैं, ये दोगले गद्दार, वो जानते हैं कि बटे में ये कभी एक नहीं होंगे। और ऐसे विधर्मी नेता भी हैं जो कहते हैं कि मुसलमान तो एक है, लेकिन हिंदू में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अति पिछड़ा, लेकिन आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी, लेकिन राहुल लाल जी एक बात मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे आचार्य अरुण कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई ये तो एक अलग सा पैटर्न बनता हुआ नजर आता है ना। राहुल लाल जी, आप ही से मेरा सवाल है ये कि ये पिछले कुछ वक्त में हमने देखा उत्तर प्रदेश में कभी बरेली के नाम पर, कभी संभल के नाम पर, और अभी तक इस तरह की तस्वीरें बहुत व्यापक स्तर पर मूर्ति विसर्जन या फिर हिंदू देवी देवताओं के जब भी कोई त्योहार होते हैं और इस दौरान मूर्ति विसर्जन के नाम पर कई बार हिंसक घटनाएं नजर आई। लेकिन कटक का अपने आप में ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग नजर आती है। क्या इनको इस तरह की हिंसा को भड़काने वाले लोग अलग हैं? नैना जी देखिए, मैं आचार्य जी के बहुत सारे बातों से असहमत हूं, लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि जो उपद्रवी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो। और अब महत्वपूर्ण चीज है कि वो राजनीतिक संरक्षण किसका है, सत्तारूढ़ पक्ष का कि विपक्ष का? क्योंकि विपक्ष के समर्थन से कोई करे और वैसे स्थिति में घटना घट जाए, ये तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। स्पष्ट है कि इनको राजनीतिक संरक्षण सत्तारूढ़ पार्टी का ही प्राप्त है। आप सोच के देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इतने सारे पत्थर जमा हुए हैं, वो पत्थर यूं ही वहां पे नहीं आए होंगे। आजकल तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का जमाना है यारा जी। पुलिस प्रशासन के लोग घरों के छतों को भी देख लेते हैं वो ड्रोन के माध्यम से कि किसके घर के ऊपर पत्थर पड़े हुए, पत्थरों के ढेर आए नहीं है। पुलिस इन तंत्रों का प्रयोग करती है। यहाँ पे पुलिस से कहां पे चूक हो गई? तो पुलिस ने चूक नहीं किया, पुलिस ने मौका दिया। ये बातों में कहीं कहीं अगर पुलिस के ऊपर किसने दबाव बनाया कि आप उनके ऊपर पहले ही कार्रवाई मत कीजिए? हम लोगों को पता है कि देखिए कि हमारा पुलिस सिस्टम है, और चूंकि जो कटक जहां पे जिस जगह की बात हो रही है, मैंने पहले भी कहा कि पटनायक जी के मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार की घटना नहीं घटी। मांझी जी मुख्यमंत्री बने, अब ये घटनाएं चालू हो गई। तो कहीं न कहीं उनको सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से ही समर्थन प्राप्त है। और मैं इस बात से सहमत हूं, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी आप ये कह रहे हैं जब तक उड़ीसा में बीजेडी की गवर्नमेंट रही वहां पर इस तरह से हिंसक घटनाएं नजर नहीं आई, लेकिन अभी जैसे यहाँ पर फुल फ्लेज बीजेपी के अगर सीएम रखी हैं तो आपको वहां पे घटनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल नैना जी, ये तो बिल्कुल आंखों से दिखाई दे रहा है। कटक का घटना उसका उदाहरण है। इसके पहले आप देख लीजिए महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर शहर में कभी हम लोगों ने हिंसा नहीं देखी थी, सांप्रदायिक हिंसा। मुख्यमंत्री फडणवीस नागपुर से आता है और उसके बावजूद भी वहां पर हिंसा की घटना हो गई, हमने देखा वहां पे। तो जिन शहरों में जो हमेशा से भाईचारा का प्रतीक होते थे, दो शहरों को उदाहरण में सीधे रख रहा हूं नैना जी, महाराष्ट्र का नागपुर। लेकिन राहुल लाल जी यहाँ पर अपने दर्शकों को जरूर एक ये बात बताना चाहूंगी। अगर मैं सिर्फ पिछले 2 साल का ही आंकड़ा देखूं, 2024 और 25 के बीच में, ऐसा नहीं कि इसके पहले घटनाएं नहीं हुई। कटक में हाल ही में एक बड़ी हिंसा नजर आई। इसके पहले भद्रक जिले में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान यहाँ पर भी जमकर 2 समूहों में विवाद हुआ। उसके पहले ही नाबरंगपुर शहर है, यहाँ पर भी दुर्गा विसर्जन के दौरान पिछले अक्टूबर में जमकर बवाल हुआ था। एक 14 साल की नाबालिग लड़की की चाकू से हत्या कर दी गई थी। नायगढ़ जिले में यहां पर भी गणेश विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। ये पिछले कुछ वक्त की, और अगर पिछले 10 बड़ी बातें अगर देखें तो भद्रक में हुई, बारीपाड़ा में, नायगढ़ में, जाजपुर, बालासोर, इस तरह की बड़ी घटनाएं पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ सालों में लगातार होती रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाली घटनाएं हैं राहुल लाल जी। पिछले अगर मैं 5 साल की भी अगर देखूं तो समय समय पर घटनाएं होती रही हैं।
जी नैना जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए दो तरह के स्थान होते हैं। कहीं कहीं पे एक नेचर होता है जहाँ पे टकराहट की स्थिति बनी हुई होती है वहां पे प्रशासन को भी पहले से पता होता है। कुछ जगह होते हैं जो भाईचारा के मिसाल वाले जगह होते हैं, इसलिए मैंने दो जगहों का उदाहरण दिया। क्या नागपुर में हम लोगों ने कभी देखी थी टकराहट की स्थिति? कभी नहीं देखी थी। क्या कटक में हम लोगों ने टकराहट की स्थिति देखी थी? नहीं देखी तो थी। अचानक से तो ऐसी जो घटनाएं जगह क्यों हो रही हैं? अचानक इतना टकराव क्यों हो गया? वो भी जब अगर बहुत सख्त लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, जब सारी चीजों को व्यवस्थित करने की बात होती है। वही बात कह रहे थे आचार्य अरुण कृष्ण जी की कुछ लोग हैं जिनको शायद ये लॉ एंड ऑर्डर पसंद नहीं आता और वो इस मानसिकता के हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है।